हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर फॉर नंबर सिस्टम। तो जो लेक्चर 1 था या वीडियो 1 नंबर सिस्टम पे बना था, प्रीवियसली ऑन नंबर सिस्टम व्हाट हैव वी सीन, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। हमने मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले या पढ़ाने से पहले हर बार ये बोलता हूँ कि इफ यू आर वाचिंग माय वीडियोस, इफ यू आर learning from my lectures, so remember one thing, that whatever I speak and whatever you listen, just try to imagine that in your mind if you want to get benefited from my videos. तो प्रीवियसली ऑन नंबर सिस्टम तो आपको इमेजिनेशन करना है, आपसे जो भी आपका इमेजिनेशन और होना चाहिए जब भी मैं बोलूँ उसके ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम यानी नंबर्स, तरह तरह के नंबर्स होते हैं, हमने उनको क्लासिफाई किया अलग अलग तरीके से। तो आपको पता होगा कि दो तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, और एक हमने ये कहा था कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, जब आप बोल रहे हो दुनिया का कोई भी नंबर, तो आप तरह तरह के नंबर अपने माइंड में इमेजिन करो, देन यू विल फाइंड दैट एवरी रियल नंबर इज अ डेसिमल नंबर। और इसका एक तरीका मैंने बताया था कि नंबर लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं एंड ईच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ नंबर। फिर रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो अब आप यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में कुछ तो होंगे रैशनल और कुछ होंगे इरैशनल। तो हमने ये बोला था कि हमने मतलब कुछ इरैशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया था और डेसिमल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया था। तो अभी तो मैं पूरा रिवीजन नहीं कराने बैठूंगा क्योंकि आप पार्ट 1 देखें, बस मैं केवल आपको रिकॉल करा रहा हूँ अगर आपने सीरियसली पार्ट 1 को अच्छे से देखा है तो। फिर हमने विजुअलाइजिंग, अगला जो था विजुअलाइजिंग एवरी रियल नंबर एज डेसिमल नंबर, यानी वही वाली बात है कि हमने हर एक रियल नंबर को डेसिमल नंबर की फॉर्म में विजुअलाइज किया था और ये कहा था कि अगर डेसिमल टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेट मतलब डेसिमल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग यानी जो डेसिमल चुप हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल चुप हो जाता है, टर्मिनेटिंग है, देन द नंबर इज रैशनल, बिकॉज़ जहां पर डेसिमल टर्मिनेट हुआ, तो जैसे मान लीजिए 1.234, तो डेसिमल हटाया, नीचे 1234, नीचे 1000। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के दो केसेस होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी हमने क्या कहा कि वो रैशनल है, लाइक 1.3 बार हमने कहा कि ये रैशनल है। कैसे? आपने तो ऑरली क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, क्या बोला था कि 13 - 1/9 दैट इज 12/9 व्हिच इज इक्वल टू 4/3, ये आपने ऐसे किया था। उसके बाद में हमने कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में, वो टॉपिक है रैशनल नंबर्स as decimal representation। या बोल सकते हो कि रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल की फॉर्म में देखेंगे। तो इतना हम समझ चुके हैं कि, या फिर इस टॉपिक को विजुअलाइज करने के लिए, जैसे कि जिस तरीके से एप्पल देखने पर एप्पल दिखता है, वैसे ये टॉपिक आपको दिखना चाहिए, एक इमेज बनना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि आप कोई भी एक या दो या चार या पांच रैशनल नंबर्स सोच लीजिए। जैसे मैंने कुछ सोचा 7/8 सोचा, एक सोचा 2/3, एक सोचा 11/5, बहुत सारे नंबर ऐसे, एक सोचा 1/7। तो when you represent these rational numbers into decimal, what do you get? You get, इधर इसको मैंने डिवाइड किया तो 0.8, 7 जा 56, 8 5 जा 40, 0.75। ये क्या आया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको 0.666, 0.6 बार, आप वीडियो को पॉज करके भी डिवाइड कर सकते हो। ये क्या आएगा? 2.2। ये क्या आएगा? 0.10, 1 जा 30, 30, 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, 40, 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49, 10, 7 1 जा 1, यानी अब ये वापस से आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, यानी इस तरीके से। इसका मतलब
0.14142,857 बार। तो ऐसे आप, ये तो मैंने 4 एग्जांपल्स दिए। यू कैन assume, you can take a lot of rational numbers, then you will find that every rational number is either terminating or non-terminating. If the rational number is non-terminating, then it is non-terminating repeating. ये हमने ऑलरेडी इसको समझा हुआ है। तो अब ना बात ये आ रही है कि यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यानी कि यहां पर ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि रैशनल या तो टर्मिनेटिंग होता है या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टॉपिक ये है दैट हाउ कैन वी नो वेदर द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हाउ टू चेक, हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको पता करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट वे है, 2 वेज हैं, 2 वेज। पहला वे है डिवीजन, सेकेंड वे है एक ट्रिक है जो कि 10th क्लास से हम लोग उठाएंगे। फर्स्ट, जैसे ही मैंने डिवीजन बोला, यू हैव गॉट द आइडिया दैट बाय डिवाइडिंग, because every rational number is in the form a by b, so we will divide a with b and we will get quotient, और इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि डिवाइड करने पर क्या आ रहा है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं मेथड 1 डिवीजन। यानी बाय डिवीजन हाउ कैन वी नो वेदर द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं 2/7, ठीक है। तो 2/7 जब मैंने लिया तो क्या करूंगा, 2 will be divided by 7, 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, minus 1 0, 7 1 जा 7, 3 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, फिर उसके बाद में 2 0 7 2 जा 14, फिर ये रिपीट हो जाएगा 20 0, यानी ये वाला पूरा रिपीट हो जाएगा। यानी क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और भी ऐसे एक दो एग्जांपल और ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे ये लिया, तो as I divide 7 by 8, what do I get? 0.7 8 जा 50, sorry, 8 8 जा 64, 6 7 8 जा 56, 4 8 5 जा 40। ये आ गया टर्मिनेटिंग, यानी दिस इज टर्मिनेटिंग एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिवीजन के थ्रू इट्स क्वाइट सिंपल, वी कैन चेक वेदर द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बात आती है कि सर ट्रिक के थ्रू हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। तो बिफोर यूजिंग दिस सेकंड मेथड और दिस ट्रिक, आई वांट टू गिव यू सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। सो जब मैं प्रॉब्लम दूं तो आप उस क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन द, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, रिपीटिंग ब्लॉक, इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/11। ये रैशनल नंबर है, इसकी डेसिमल फॉर्म में वो बोल रहे हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है कि अब हमें ये चेक नहीं करना है वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। वी नीड टू डू इज we need to divide 5/11. When I divide 5/11, 0.0. 11 4 जा 44, subtract 6, 5 जा 55 minus
50. 11 4 जा 44. 6 5 जा, you have got the idea that 5 by 11 is equal to 0.454545. You can write it as 0.45 bar. So how many, find number of digits in the repeating block. So number of digits in the repeating block, number of digits in repeating block कितनी हो गई सर? 2 हो गई, 4 and 5. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया, वीडियो पॉज करके इसको समझ लेना. अगला क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन पढ़ रहे हैं. एंड यू नो हाउ टू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर नंबर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है after how many places, after how many places of decimal after how many places decimal will terminate in the decimal form of 17/125. ठीक है. तो कुल मिलाकर के जब हम इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में देख लेंगे, सो वी कैन से दैट कि डेसिमल टर्मिनेट कहां हो रहा है. और ये तो हमें क्वेश्चन से पता लग रहा है दैट इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. सो व्हेन आई डिवाइड 17 by 125, so 0.01, 125 1 125, 5 6 minus 2 4, 125 3 जा 4 जा में ये हो जाएगा 4 से ज्यादा हो जाएगा तो 3 जा, ये आ जाएगा 375. on subtracting what do I get, 5 9 5, उसके बाद में ये इधर 75, फिर 125 750 will be divided by 125, so I get 6, ये हो जाएगा 5, सॉरी 6 में आ जाएगा 600, तो 7 ले लेते हैं, नहीं 6 में आ जाएगा, 5 में 600, 6 में आ जाएगा 125 into 6, ये पूरा 750 आ जाएगा, 0.136. तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, सो आफ्टर 3 प्लेसेस, यानी डेसिमल के 3 प्लेस के बाद में डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है. तो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं. अब मान लीजिए ये हो क्वेश्चन, इंसर्ट 3 रैशनल numbers between 7/8 and 6/7. अब आप देखो कि हम लोग 3 क्या बहुत सारे रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं. पहली बात तो ये कि ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी पढ़े हैं, याद करना कहाँ पढ़े. हमने पार्ट 1 में देखा था कि किस तरीके से हम 3 रैशनल नंबर्स या 4 या 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करते हैं बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स, इनके डिनोमिनेटर को सेम बना करके. याद आया. अभी अगर हम वो वाला मेथड नहीं लगाते हैं तो व्हाट विल वी डू इज दैट वी विल कन्वर्ट 7/8 इनटू द डेसिमल. ये आ जाएगा 0.8, 8 8 जा 64, 6 बचेगा, 7 8 जा 56, 4 बचेगा, 8 5 जा, और 6/7 को जब मैं बदलूंगा तो 0.60, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 4 जा, फिर 2 0 7 2 जा, इस तरीके से आ जाएगा. आगे रिपीट भी होगा. अब अपने को आइडिया हो गया कि सर बेसिकली हमें किन 2 नंबर्स के बीच में नंबर इंसर्ट करना है. एक तो है 6/7 जो कि कितना है 0.85714. आई थिंक मैंने डिवीजन गलत किया है. ये देखो 6 0 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, फिर 5 0 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा, फिर ये रिपीटेशन चालू हो जाएगा. तो ये 8 5 7 1 4 2 और
7/8 विच इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये तो एग्जैक्टली टर्मिनेटिंग है तो एग्जैक्टली 0.875, तो इधर 857 है, इधर 875, तो इससे ज्यादा होगा। तो इनके बीच में हम कई रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप याद रखना कि जो नंबर आप इंसर्ट करोगे, तो देखो 856 इससे छोटा होगा, लेकिन 858 ले लूंगा तो इसके बाद आएगा ना, और इधर 87 तक जा सकता हूं, तो क्या 0.86 को पकड़ लिया मैंने, क्योंकि 0.86 इससे तो बड़ा हो गया। 85 इधर यहाँ 6 कर दूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, और ये 7 से छोटा डिजिट दूंगा तो इससे छोटा हो जाएगा, तो बस इसी के पीछे बढ़ जाओ। 0.861, 0.862 and so on. We can write infinite numbers, rational numbers or irrational numbers between 6/7 and 7/8. So these are the types of the questions which are also given in your NCERT. तो जब आप एक्सरसाइज करोगे एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको बोलूंगा बीसी की एनसीईआरटी की कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रिक था, व्हाट इज दैट ट्रिक टू नो, या हाउ कैन वी नो, टू नो, ट्रिक टू नो a rational number is terminating, or T for terminating and T for non-terminating. How can we know using that trick? ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, जो भी रैशनल नंबर दिया, स्टेप्स लिख रहा हूं मैं पहले। देखो पहले ट्रिक समझेंगे, फिर उसका लॉजिक जानेंगे कि ये ट्रिक एप्लीकेबल क्यों है, कैसे काम कर रही है। स्टेप, तो आपको जो भी रैशनल नंबर दिया है इसको आप सिंप्लीफाई करो, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यानी सिंप्लीफिकेशन किसको कहते हैं, जैसे 4/6 आया तो 2 से 2, 2 से 3, इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। सेकंड, डू प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये मेथड क्लास 9th में नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं। दिस इज गिवन इन क्लास 10th। डू प्राइम फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके बाद थर्ड स्टेप है, इफ अ प्राइम फैक्टर, जिसको पता है ना बच्चों वही ट्रिक पर ध्यान दे, जिसको नहीं पता ना वो ध्यान ना दे, वो डिवीजन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करे। इफ डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स हैज 2 or 5 or both only as factors, only then the number is terminating, else it is non-terminating। अगर देखो कम समझ में आया है तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। आपको क्या करना है कि जो भी रैशनल नंबर आपको दिया जाएगा, हम कर क्या रहे हैं कि हमें एक रैशनल नंबर पकड़ाया जाएगा and we need to decide that rational number is terminating or not terminating। तो what should we do is कि हमें पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, फिर आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स देखना है। तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 या 5 यानी 2 और 5 ही बस दिखना चाहिए। दोनों दिख जाए तो भी चलेगा, सिर्फ 2 दिख जाए तो भी चलेगा, सिर्फ 5 दिख जाए तो भी चलेगा। अगर सिर्फ 2 या 5 ही दिखे तब तो पूरा रैशनल नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 के अलावा या 2 और 5 नहीं दिखे, कुछ और भी दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आप देख लेना एक बार मेथड। अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। डिस्टिंग्विश following rational numbers, distinguish following rational number is terminating or non terminating। इसमें पहला ले लेता हूं मैं 1/8, सेकंड 5/16, थर्ड 8/21, ठीक है। डिवीजन के थ्रू तो आप बता ही सकते हो। अब 1/8 सर आगे क्या सिंप्लीफाई होगा, पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइड है। उसके बाद में प्राइम फैक्टर्स 1/2 into 2 into 2, 8 के प्राइम फैक्टर्स याद आया कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर, 8 फिर 2 से डिवाइड किया, 4 2 8 फिर 2 से डिवाइड किया, तो 8 को क्या लिखते हैं 2 into 2 into 2। तो देखो
नीचे 2 दिख जाए तो भी ठीक है, 5 दिख जाए तो भी ठीक है, दोनों दिख जाए तो भी ठीक है, 2 या 5 के अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 5 ही दिखना चाहिए। सेकंड देखते हैं, 5/16, 5 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, 5/16 तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2, so it is again terminating. In this way you can find whether a rational number is terminating or not terminating. Next example is 8/27, 8 already simplified है, 2 into 2 into 2 upon 3 into 7, क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि नीचे या तो 2 दिखना चाहिए या 5 दिखना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इस ट्रिक के पीछे का जो राज है ना बच्चों, वो अगर आप पूछोगे ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये ट्रिक है क्लास 10th में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर भी अगर आप पूछोगे तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसके पीछे का लॉजिक, लेकिन पूछोगे तो बताऊंगा। अदरवाइज ये ट्रिक को ट्रिक की तरह ही आप ट्रीट करें कि हम कैसे पता कर सकते हैं। और आप जब अपने स्कूल के एनुअल एग्जाम में या किसी भी पीरियोडिक टेस्ट में, कोई भी एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हो, किस टाइप के, कि हाउ कैन वी फाइंड वेदर रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वी मस्ट डू इट बाय डिवीजन। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव लेवल पर आप कैसे भी करो, आपकी चॉइस है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एबीसीडी वाला, तो इट इज योर चॉइस कि आप कौन सा मेथड ऑप्ट करते हो, क्योंकि डिवीजन में ऑफ कोर्स टाइम लगता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स। अगला हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। इसको हम लोग पावर्स भी कह सकते हैं या हम लोग इसको इंडाइसेस भी कह सकते हैं। इंडाइसेस इज द प्लूरल फॉर इंडेक्स, पावर्स जो कि आपने खूब सुना है, एंड एक्सपोनेंट्स इज आल्सो अ प्लूरल। तो ये जो a टू द पावर n लिखा रहता है ना, इसको कहते हैं पावर और इंडेक्स और एक्सपोनेंट। ये आपके चॉइस है कि आपको क्या बोलना है। मैं तो ज्यादातर पावर ही यूज करूंगा और मैक्सिमम लोग पावर ही बोला करते हैं। तो एक्सपोनेंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि a टू द पावर n का जो भी एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से सीखना है इसको कि अगर n इंटीजर है, अगर n इंटीजर है, तब आपको इस एक्सपोनेंट को किस तरीके से समझना है कि a टू द पावर n का मतलब होता है a इंटू a इंटू a एंड सो ऑन, कितने टाइम्स? n टाइम्स। फॉर एन एग्जांपल कि अगर a क्यूब या 3 टू द पावर 4 लिखा है, दैट मींस 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। आपको किसका मतलब समझना है? देखो, व्हाटएवर यू स्टडी, व्हाटएवर यू लिसन, मेक एन इमेज इन योर माइंड। तो ट्राई टू मेक एन इमेज कि एक्सपोनेंट इसे कहते हैं, ये पावर होती है। a टू द पावर n को हम समझ रहे हैं कि अगर n इंटीजर है, तो अगर 3 टू द पावर 4 है तो ऐसा, और अगर n नेगेटिव इंटीजर है लाइक 4 टू द पावर -2, तो इसका मतलब है 1/4 टू द पावर 2 मींस 1/4 into 4 2 टाइम्स। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ पर भी 2 क्लासिफिकेशन कर देता कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए ऐसे समझा जाता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बच्चों कहीं आप a टू द पावर 7 देख लो, तो इसका मतलब क्या होता है a इंटू a कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। कहीं आप a टू द पावर -3 देख लो, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब है 1/a इंटू a कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। सिंपल सा मीनिंग है। वहीं अगर n रैशनल है बट नॉट इंटीजर, यानी इंटीजर नहीं है, रैशनल है, रैशनल मतलब इंटीजर बाय इंटीजर, लेकिन इंटीजर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग जैसे क्या बना देंगे, फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 1/2। देखो, एक्सपोनेंट क्या हो गई? रैशनल हो गई, पावर हो गया रैशनल। फॉर एग्जांपल 125 टू द पावर 4/3। तो ये सब क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं सर्ड्स। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनको नाम दिया गया है, यानी कि सर्ड किसको कहते हैं? a टू द पावर n इज अ सर्ड if n is rational but not integer, सर्ड इसको कहते हैं, यानी दिस इज द वन फॉर्म ऑफ सर्ड। तो सर्ड को भी पढ़ेंगे, और यानी आपको सिर्फ अभी मुझे a की पावर n का मतलब समझाना था।
तो अब आप समझदार हो, अब आपको पता लग गया कि 2 टू द पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और 2 टू द पावर हाफ का मतलब कुछ और है जो कि हमें नहीं पता, इसको सर्ड कहते हैं, ठीक है। या 3 टू द पावर 1/3 हो या 5 टू द पावर 1/2 हो, इनको सर्ड्स कहते हैं, या -1/2 -1/2। और अगर इंटीग्रल पावर है तो उसका मतलब हमने समझ ही लिया, और अगर नेगेटिव में पावर है तो इसका मतलब क्या, 1/2 टू द पावर 4, इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया। तो ये आप इसको अच्छे से देख लें कि जो मैंने एक्सपोनेंट्स लिखा है, तो जो भी हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं हम उसको हमेशा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी a टू द पावर n को किस तरीके से इमेज करना है ये आप डिसाइड कर लो, वीडियो पॉज करके समझ लो। अब हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग एक्सपोनेंट्स, ये हमारा ये टॉपिक था कि एक्सपोनेंट्स को हम लोग कैसे फील कर रहे हैं, इस तरीके से फील कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस को देखते हैं। इंडाइसेस वही प्लूरल ऑफ इंडेक्स। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस को हम लोग देखेंगे। तो कुछ लॉज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और वो बेसिक लॉज हैं, जैसे कि a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 4। तो a की पावर को पहले 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो पूरे प्रोडक्ट में a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 7 टाइम्स। यानी एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि अगर a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q है, तो बच्चों इसको रटना नहीं है। जैसे कई बच्चे रटते हैं कि सर जब ऐसा हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। अप्लाई योर कॉमन सेंस हियर दैट a टू द पावर p मतलब a को p टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, फिर इनटू a को q टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। तो इन शॉर्ट a को टोटली p प्लस q टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। फॉर एग्जांपल अगर है कहीं 2 टू द पावर 3 into 2 to the power 4, तो what does it mean? It means 2 to the power 7. It's quite simple property. Second है a to the power p into b to the power p। इसका मतलब ये है कि a को भी p टाइम्स मल्टीप्लाई किया, b को भी p टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ab to the power p। कैसे सर, अगर 2 to the power 4 है और 5 to the power 4 इंटू हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी क्या हो गया, 10 10 10 10, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10 टू द पावर 4, यानी ये 2 इंटू 5 टू द पावर 4। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ना मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी आपको जब प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ाई जाती है तब तो बहुत सिंपल आपको लगती है, लेकिन जब प्रॉपर्टी लगाने की बात आती है ना तब आप गड़बड़ करते हो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कहीं लिखा हुआ है 2 टू द पावर 1/2 इंटू 5 टू द पावर 1/2, तो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट 2 इंटू 5 टू द पावर 1/2, दैट इज 10 टू द पावर हाफ। कहीं लिखा है √2 इंटू √2, इसको मैं क्या लिख दूंगा, तो √2 का मतलब क्या होता है, सर्ट में अभी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो सभी को पता है 2 टू द पावर हाफ 2 टू द पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर हाफ, यानी 4 टू द पावर हाफ, दैट इज 2। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं ऐसा आ जाए, ये याद रखना a टू द पावर 0 हमेशा होता है 1। अगर a टू द पावर -n आ जाए तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/a टू द पावर n। ठीक है, ये हम लोग पहले समझ चुके हैं। अगला a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q अगर हो तो इसको क्या लिखेंगे, a टू द पावर p माइनस q। कैसे हुआ, a टू द पावर p मतलब, जैसे इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 7 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 2, तो 7 into 7 into 7 into 7 how many times, 4 times, and in denominator it is twice। तो देखो दो कम हो गया ना, 4 में से 2 कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 4 minus 2, दैट इज 7 की पावर 7 टू द पावर 2, 7 स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी भी आसान है। अगली 6th प्रॉपर्टी है कि अगर कभी a टू द पावर p टू द होल पावर q हो, तो how will you take it, you will take it like a to the power pq। what does it mean, try to understand। अगर कहीं लिखा है 2 to the power 3 to the power 2, इसका मतलब 2 to the power 3 into 2 to the power 3, तो क्या हो गया 2 to the power 3 plus 3। या आप ऐसे समझो, कहीं लिखा है 2 to the power 3 to the whole power 4, how do you, क्या आना चाहिए इस पर फॉर्मूला, 2 to the power 12, ये 3 into 4, 3 and 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 to the power 3 into 2 to the power 3 into 2 to the power 3 into 2 to the power 3, how many times, 4 times। तो क्या हो जाएगा 2 to the power 3 plus 3 plus 3 plus 3 यानी 3 into 4।
3 को 4 टाइम्स 8 करना या 3 को इंटू 4 कर देना, बात इक्वल है, तो 2 टू द पावर 12। तो एकदम बेसिक से लॉज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। तो ये लॉज ऑफ इंडाइसेस हैं, ये हर किसी बच्चे को समझ में आने चाहिए। और एक छोटी सी चीज याद रखना कि अगला, या फिर इसको लॉ की तरह ले लो कि इफ अगर भी ऐसा लिखा a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होता है m इक्वल टू n। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो कि 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2x प्लस 1। व्हाट कैन आई से, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होना चाहिए। x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो ये x इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमने अभी लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े बच्चों कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स को डील किया जाता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए एकदम बेसिक एग्जांपल्स, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जांपल्स में जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 रूट, तो इस 2 रूट 2 को मैं अगर 2 टू द पावर p की फॉर्म में लिखूं और मैं पूछूं कि बताओ बच्चों p क्या होगा, तो हाउ कैन यू सॉल्व। 2 रूट 2 मींस 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर हाफ। क्योंकि पहले भी मैं आपको सर्ट्स का थोड़ा बहुत आइडिया दे चुका हूं, थोड़ी देर बाद में भी हम सर्ट्स पढ़ेंगे कि अगर 3 टू द पावर 1/4 लिखा है, इसका मतलब है 4th रूट ऑफ 3। अगर लिखा है 4 टू द पावर हाफ, इसका मतलब है सेकंड रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 4, और हम बिना यहाँ पर 2 लिखे भी इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब a टू द पावर 1/n को हम लोग बोलते हैं nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 प्लस 0.5 या 1.5 या 2 टू द पावर 3/2, तो p कितना हो गया 3/2। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि रूट ओवर 27 को सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि नंबर छोटा हो जाए। नंबर कौन सा नंबर, ये तो वही रहेगा, इसकी वैल्यू वही रहेगी, लेकिन इसको मुझे अगर 3 टू द पावर p की फॉर्म में लिखना है और p आपसे पूछा था, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो 27 का स्क्वायर रूट मतलब 27 की पावर हाफ। 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 क्यूब टू द पावर हाफ, तो क्या हो गया 3 टू द पावर 3 इंटू हाफ, दैट इज 3/2। ठीक है, या मैं इसको रूट 27 को और किस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट 27 इज इक्वल टू रूट ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 और इसका रूट 3 कुल मिलाकर के पावर्स को किस तरीके से हैंडल करना है। जैसे मान लीजिए ये हो कि इवेल्युएट, जैसे हो इवेल्युएट 2 रूट 2 टू द पावर 2/3। ठीक है, जैसे ये हो, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, इवेल्युएट मतलब लाना क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाइड नंबर हो। सिंप्लीफाइड नंबर का मतलब होता है जब भी आपको ये कहा जाए एक्सपोनेंट्स में या सर्ट्स के क्वेश्चन में कि सिंप्लीफाइड, तो आपको ना सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिंपली होता है, सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है a टू द पावर m में आप ले आओ। ठीक है, एक सेम बेस, अब यहाँ देखो 2 भी बेस दिख रहा है, रूट 2 भी बेस दिख रहा है, तो अपने को एक सेम बेस बनाना है, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर हाफ, होल पावर 2/3। ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2 टू द होल पावर 2/3, 2 टू द पावर p टू द होल पावर q, तो p इंटू q, तो 3/2 इंटू 2/3 कितना आया, तो सिंप्लीफाइड होकर के आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम सर्ट्स को समझेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ये आ जाए इवेल्युएट 64 टू द पावर 5/6। अब जो बेस है उसको, अब बेस को जितना छोटा आप बना सकते हो उतना बनाने की कोशिश करनी है। तो ये होता है 2 टू द पावर 6, 64 2 टू द पावर 6। आप चाहो तो प्राइम फैक्टर्स कर लो, और बेस छोटा करने के लिए क्या करते हैं कि जो बेस बड़ा है उसका प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 5/6, so it will be 2 to the power 6 into 5/6, it is 2 to the power 5 and 2 to the power 5 is equal to 32। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। If 4 to the power 4m is equal to 32, find m।
ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल सा। अब जिनको ये सिंपल लग रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं लग रहा है ना उनको एक ही बात दिमाग में रखनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार पहले भी बोल चुका हूँ। When we need to handle या when we want to handle the powers or the surds or indices, it is the basic concept कि we need to change all the bases in the question in the small bases, यानी हमें जितने भी bases दिए हुए हैं सबको small bases में लाना है और same bases में लाना है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 to the power 2 to the whole power 4m, 4 को लिखा 2 to the power 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 to the power 5, 32 होता है 2 to the power 5, so it becomes 2 to the power 8m and here it is 2 to the power 5, so 8m is equal to, अब base same हो गया ना, now we can compare the powers, so what is the value of m? Value of m, m is 5 by 8, it is the answer. Next question है evaluate x if 16 to the power x is equal to 5 to the power 4 to the power x plus 4. अब आपका दिमाग चलना चाहिए, बेस दोनों तरफ देखो, इसको 2 में ले जाया जा सकता है, 2 to the power 2 लिख दूंगा इसको 2 to the power 4, लेकिन इसको मैं 4 स्क्वायर लिख दूं और यहाँ 4, तो सेम बेस मैं जो चाह रहा हूँ वो मैं 4 लेना चाह रहा हूँ दोनों साइड्स में सेम बेस, तो 16 को लिखूंगा 4 स्क्वायर होल पावर x, इधर 4 to the power x plus 4, तो it becomes 4 to the power, this implies means ये जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है this implies 4 to the power 2x is equal to 4 to the power x plus 4. So now powers can be compared, so 2x minus x is equal to, ठीक है। अगला क्वेश्चन है evaluate 2 to the power 3 whole power 2 and 2 to the power 3, इसमें ना एक छोटी सी गलती आप लोग करते हो, अब अभी मेरे सामने नहीं बैठे हो आप लोग, लेकिन जब सामने बैठे होते हैं ना तो आप में से कुछ 30% या 40% स्टूडेंट्स एक गलत जवाब देते, और वो गलत जवाब क्या होता, कई बच्चे जो सेकंड में जो नंबर लिखा हुआ है 2 to the power 3 to the power 2, इसको ना 2 to the power 6 लिख देते हैं और इसको भी 2 to the power 6 लिख देते हैं, तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है। क्यों? देखो, आप जब प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो इस प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से रट लेते हो कि when a to the power p to the power q, तो जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बच्चों यहां तो सही है, लेकिन ये इन दोनों में बहुत अंतर है। ये देखो a to the power p होल पावर q है, ये क्या a to बेस तो ये है, यहाँ पर जब भी आपको एक्सपोनेंट्स को समझना हो ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट, व्हाट इज पावर, तो यहाँ पावर p to the power q है, यहाँ पर बेस ये है और पावर ये, दोनों में ये डिफरेंस है। तो अब 2 to the power 3 होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 to the power 3 into 2 to the power 3, 2 to the power 3 plus 3 that is 6, ये आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते थे 3 into 6। अब ये है 2 to the power 3 to the power 2, इसका मतलब 2 बेस तो 2 हो गया और ये क्या है 2 to the power 9, तो ये तो हो जाएगा 64 और 2 to the power 9 हो जाएगा 512, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी जो अभी मैंने आपको बताया था कि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इस तरीके से a to the power p का होल पावर q। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 12 square into 15 cube into 18 square is equal to 2 to the power p, 3 to the power q, 5 to the power r into my sum, then find p, q and r। अब इस क्वेश्चन को पोज करके आराम से समझो कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इधर और इधर, इधर बड़े बेसिस हैं, इधर छोटे बेसिस हैं, हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट्स को हैंडल करने के लिए बेसिस को जितना छोटा कर सकते हो करना है और सेम बेसिस लाने की कोशिश करनी है। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 12 होता है 2 into 2 4 3 are 12, 15 होता है 3 into 5 और 18 होता है 3 into यानी 2 into 3 into 3, 6 3 are 18। अब ये जो है ये क्या हो जाएगा, 12 को लिख दूंगा 2 into 2 into 3 पावर 2 इंटू 15 को लिख दूंगा 3 into 5 होल क्यूब, 18 को लिख दूंगा
2 into 3 into 6, sorry, 2 into 3 into 3 whole power 2 is equal to 2 to the power p, 3 to the power q and 5 to the power r. ये देखो 2 स्क्वायर की होल पावर 2, ये क्या है 2 स्क्वायर की होल पावर 2, 3 की पावर 2, तो 2 स्क्वायर की होल पावर 2 यानी 2 टू द पावर 4, फिर ये 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, फिर ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, फिर 3 स्क्वायर टू द होल पावर 2 मतलब 3 टू द पावर 2 to the power p, 3 to the power q, 5 to the power r. Hence 2 to the power 4 यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा मल्टीप्लिकेशन में यहाँ 2 बार हो रहा है, तो 2 to the power कितना हो गया 6, 3 to the power 2, 2 3 5 4 9, 3 to the power 9, 5 to the power 3 is equal to 2 to the power p into 3 to the power q into 5 to the power r. Hence we can say that this implies, यानी जो लिखा हुआ है ये क्या इम्प्लाई करता है, this shows that p is equal to 6, q is equal to 9, 3 पर पावर कितना है 9 and r is equal to 5 to the power r, 5 to the power 3, so it is the answer. ठीक है, p q r की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, इसको पोस्ट करके अच्छे से समझ लेना, और नहीं समझ में आया तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाना है, टाइम मेंशन करना है, और आपका जो भी डाउट है आई विल गेट इट एंड आई विल प्रोवाइड यू द एक्सप्लेनेशन. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 to the power 4m plus 1 upon 25 to the power m plus 2 is equal to 1, find m. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 5 to the power 4m plus 1 is equal to 25 to the power m plus 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 to the power 4m plus 1. इधर तो ऑलरेडी सर बेस जो था वो प्राइम था, प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी और पॉसिबल नहीं है आगे. 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर होल पावर m plus 2. तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स. 5 to the power 4m plus 1 is equal to 5 to the power 2m plus 4. Now I can compare 4m plus 1 is equal to 2m plus 4. 4m 2m इधर ट्रांसफर हुआ तो 2m, 4 minus 1 that is 3, so m is equal to 3 by 2. m की वैल्यू 3 by 2 आ गई. तो ये एक्सपोनेंट्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे. अब एक अच्छा क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं. ये मैं आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम की फॉर्म में दे रहा हूं. एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना. फाइंड वैल्यू ऑफ 1 upon 1 plus a to the power y minus x plus a to the power z minus x plus 1 upon 1 plus a to the power x minus y plus a to the power z minus y plus 1 upon 1 plus a to the power x minus z a to the power y minus z is equal to, इसकी वैल्यू है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, सी 2, डी नन ऑफ दीज. कमेंट बॉक्स में आपको टाइम मेंशन करना है या चैलेंजिंग प्रॉब्लम लिख देना है. टाइम मेंशन कर देना, ज्यादा इजी रहता है. टाइम मेंशन करके फिर लिख देना आंसर. अगर ए आपका आंसर है तो ए या फिर 0, बी है तो बी 1, सी है तो सी 2 और डी है तो डी नन ऑफ दिस. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. अगर आप वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे. मैं आपको रिप्लाई करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट या हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द थिंग्स. ठीक है, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि आप इन्वॉल्व हैं, लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं. और अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं या आपका मन नहीं लग रहा है वीडियो में, तो मुझे बताओ कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से समझाऊंगा या अलग से वीडियो बना करके भी समझा सकता हूं. अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है. अब हम लोग सर्च पढ़ते हैं. सर्च में बेसिकली हल्का सा हिंट मैं आपको दे चुका हूं. सर्च में
अभी वापस हम लोग पढ़ते हैं कि सर्ड क्या होता है, a टू द पावर 1 बाई n, इसको कहते हैं nth रूट ऑफ a। n एक इंटीजर है, n इज n इंटीजर, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब मैंने एक्सपोनेंट्स को समझाया था कि किस तरीके से पावर्स, अगर a पर पावर इंटीजर है 4 5 6 7, तब तो ये किस तरीके से समझा जाता है, a टू द पावर 4 है मतलब a 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, और a टू द पावर 1 बाई 2 है या 1 बाई 3 है तो ये सर्ड बन गया, ठीक है। तो यहां पर अगर लिखा हो 3 टू द पावर 1 बाई 2, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कहीं लिखा है 4 टू द पावर 1 बाई 3, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4, या सर्ड की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये छोटा सा 3 यहां पर रखा जाता है, ठीक है। कहीं लिखा हो 8 टू द पावर 1 बाई 7, तो 7th रूट ऑफ, यहां 7 लिखेंगे, 7th रूट ऑफ 8। और अगर n है तो nth रूट ऑफ a, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं nth रूट ऑफ, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ऐसे नहीं लिख देना है, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं। ये तो a इज बीइंग डिवाइडेड बाय n है, हमें क्या लिखना है, इस तरीके से n को ऐसे लिखना है और एकदम क्लियर। ये वाला राउंड नहीं देना है, राउंड तो डिवीजन का सिंबल हो जाता है। ये जो होता है कि अगर आप ऐसे करोगे तो डिवीजन का सिंबल होगा, यहां पर ऐसा शार्प है इस तरीके से। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 टू द पावर माइनस a 1/2 टू द पावर a, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और 1 को 1 टू द पावर 1 बाई 3, 2 टू द पावर 1 बाई 3, इट बिकम्स 1 बाई 2 टू द पावर 1 बाई 3, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि a बाई b की पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, या a इंटू b टू द होल पावर n, वैसा वर्सा भी याद होना चाहिए। a इंटू b टू द पावर n मतलब a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ, ये 1 बाई 2 की पावर 1 बाई 3 है, तो क्यूब रूट ऑफ 1 बाई 2 भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर ये लिखा हो 5 बाई 6 टू द पावर 2 बाई 3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं हम लोग, ये है सर 5 बाई 6 होल स्क्वायर टू द पावर 1 बाई, तो क्योंकि सर्ड कब बनता है, जब बेस पर पावर 1 अपॉन इंटीजर लिखे, यही तो होती है सर्ड। तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन 1 बाई 3 को अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 36 टू द पावर 1 बाई 3। नाउ इट इज द सर्ड, इट इज क्यूब रूट ऑफ 25 बाई 36, ठीक है। आया समझ में? अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो आप मेरे सामने तो रिप्लाई कर नहीं पाओगे, मेरे सामने बैठे नहीं हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइम मेंशन कर दो, मुझे पता लग जाएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हमने थोड़ा सर्ड का आइडिया लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंप्लीफाई 4th रूट ऑफ 256, ये हमें निकालना है। सिंप्लीफाई 4th रूट ऑफ 256। सिंप्लीफिकेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि एक छोटा बेस और उस पर पावर होना चाहिए, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो है 4th रूट ऑफ 256 मींस 256 टू द होल पावर 1 बाय, अब 256 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो 256 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना जाएगा, 1 जा 2 2 जा 4 8 जा, फिर 2 से डिवाइड किया 6 4, फिर 2 से डिवाइड 32, फिर 2 से डिवाइड 16, फिर 2 से डिवाइड 8, फिर 2 से डिवाइड 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज 2 टू द पावर 8 टू द होल पावर 1 बाय 2 टू द पावर p टू द होल पावर 2, 8 into 1 by 4 which is 2 to the power 2 which is equal to 4। देखो ये सिंप्लीफाइड आंसर हुआ ना, 4 या 4 टू द पावर। तो
इस तरीके से आपको सर्ट को समझना है। और अभी और थोड़ी देर पहले जो मैंने समझाया, अगर वो समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बच्चों मेंशन कर दो, अदरवाइज वीडियो आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट और सिंप्लीफाई द की। कुछ नीचे मेंशन है, उसको आपको इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 16a स्क्वायर b टू द पावर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लग रहा है, 16a स्क्वायर b टू द पावर 4 टू द होल पावर 1 बाय, देखो ये तो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, a की पावर 2 b की पावर 4, ये पावर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसको क्या लिखूंगा, 2 टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 1 बाय, अब ये जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो 2 टू द पावर 4 टू द होल पावर 1 बाय 4 यानी 2 टू द पावर 1, a टू द पावर 2 बाय 4 यानी 1 बाय 2, और b टू द पावर 1, ये क्या आ गया 2 रूट a, देखो सिंप्लीफाई हो गया 2b रूट a, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पावर 1 बाई 4 नहीं है पावर, क्योंकि फोर्थ रूट नहीं है, स्क्वायर है सिंपल। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 4ab स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 27 a टू द पावर 6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है क्या है ना, 27 a टू द पावर 6 टू द होल पावर 1 बाय। अब देखो ये तो a टू द पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हमें 27 को a टू द पावर की फॉर्म में लिखना है, सम बेस टू द पावर एक्सपोनेंट। तो 27 is a to the power 3 a to the power 6 to the whole power 1 by, अब हमने ये पढ़ा हुआ है a b to the power n means a to the power n into b to the power n. So 3 to the power 3 to the whole power 1 by 3 multiply a to the power 6 into 1 by, what does it become? It becomes 3 to the power 1 a to the power 2, so it is 3a square, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, कोई सिंप्लीफाई, ये शायद थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ 64 a क्यूब b स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, वो है 64 a क्यूब b स्क्वायर टू द पावर 1 बाय, देखो इसके प्राइम फैक्टर्स हो रहे हैं, इसके भी हो रहे हैं, इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। इसको क्या लिखूंगा 2 टू द पावर 6 a to the power 3 b to the power 2 to the whole power 1 by, अब 2 to the power 6 to the whole power 1 by 2, that is 2 to the power 6 into 1 by 2 3 हो जाएगा, a to the power 3 into 1 by 2 a to the power 3 by 2 and b to the power 1, so what does it become? It becomes 8 a to the power 3 by 2 को आप इस तरीके से ब्रेक करो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कहीं अगर ऐसा लिखा हो, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, a into a स्क्वायर की पावर, तो रूट a इंटू a, इधर दिख नहीं रहा है, इधर देख लो, a क्यूब को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, a क्यूब टू द पावर हाफ अगर है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर इंटू a टू द पावर हाफ, फिर a स्क्वायर की पावर हाफ यानी a, फिर a की पावर हाफ, तो a रूट, ठीक है। यानी कि अगर जैसे 2 रूट 2 है, 2 की पावर 1 2 की पावर हाफ, इसको क्या ले सकता हूँ 2 टू द पावर 3 बाई 2। तो याद रखना आगे से, जब भी a टू द पावर 3 बाई 2 इसका मतलब होता है a रूट a। अगर a टू द पावर 5 बाई 2 है, इसका मतलब क्या होगा, a टू द पावर 5 बाई 2 अगर कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब होगा a स्क्वायर इंटू a टू द पावर हाफ, दैट इज a स्क्वायर रूट a। अगर कहीं a टू द पावर 7 बाई 2 है तो ये क्या है, a टू द पावर 3 प्लस हाफ, दैट इज a क्यूब रूट a,
ठीक है, ये चीज याद रखना, डायरेक्टली कभी भी आगे काम आ सकती है। तो हम लोग यहाँ थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो 2 क्यूब तो 8 हो जाएगा, फिर a टू द पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूँ, a रूट a और b, तो ये हो गया 8ab रूट a। ठीक है, फिर है क्यूब रूट ऑफ -27। फिफ्थ क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ -27, इसको इवेल्युएट करना है, मतलब -27 की पावर 1/। अब जो बेस दिख रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। मतलब अभी तक बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं वापस से समझा दूं। When we want to simplify surds, it's quite simple। करना क्या है कि जो बेस है उसको a to the power p की फॉर्म में लिख दो, यानी प्राइम फैक्टर्स कर दो। हो सकता है बेस में मोर देन वन फैक्टर हो, जैसे कि अब तक क्या हो रहा था, बेस 2 to the power 6 की फॉर्म में बन जा रहा था, 4 to the power 3 की फॉर्म में बन जा रहा था। कभी कभी बेस ऐसे भी बन सकता है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c to the power 4 तो बन जाने दो, लेकिन हमें बेस को a to the power समथिंग में लेकर के जाना। तो ये क्या हो गया, -3 to the power 3 to the power 1/3। सर ये माइनस टांग अड़ा रहा है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इस पूरे नंबर को किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, a to the power समथिंग, इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब माइनस को भी मुझे 3 बार लिखना है, -1 × -1 × -1। -1 को ऐसे लिख सकता हूँ, कारण यहाँ पावर 3 है, तो मैं इसको भी ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, पावर 3 की फॉर्म में। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि -3 का होल क्यूब, क्योंकि -3 × -3 × -3 -27 टू दी होल पावर 1/3। तो कितना हो गया, -3 टू दी पावर 3 × 1/3, दैट इज 1। सो आंसर आया -3। अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपको करना हो, इसको इवेल्युएट करना हो, फिफ्थ रूट ऑफ -30। घबराना नहीं है, -32 टू द पावर 1/। अब -32 पूरे को, 32 को नहीं, -32 को a टू द पावर p के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देंगे -32 जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये आपके हाथ लगेगा, -2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5। व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स -2 की पावर 5 into 1/5, इट इज -2 to the power 1, that is minus। ठीक है, अगला है √8 to the power -3/4, इसको सिंपलीफाई करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अभी तक आप क्या फंडा पढ़ रहे हो, जब भी सर्ड्स को सिंपलीफाई करना हो तो सर्ड को, जो भी सर्ड है उसमें जो बेस है, उस बेस को प्राइम फैक्टर्स करके a to the power p या a to the power x फॉर्मेट में लेकर के जाना। तो ये 8 को क्या लिखूंगा, 2 to the power 3 to the power हाफ, ये तो √8 लिखना, इसको 2 to the power 3, ये पावर हाफ, फिर पावर -3/, तो 2 to the power 3/2 to the power माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3 into 1/2, 3/2 to the power -3/4। What does it become, 2 to the power -9/8। ठीक है, अब हो सकता है कि पीछे आंसर ऐसा ना हो, तो बच्चों अभी क्या हो रहा था, 2 to the power 3/2 जब आ जा रहा था तो हम कैसे लिखते थे इसको, 1 + 1/2। तो जब फ्रैक्शन एक से बड़ी होती है ना, जब फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 हो तब ऐसा करते हैं। अगर ऐसा लिखा रहता ना तब तो कुछ नहीं करते, ये तो क्या फोर्थ रूट ऑफ है। यहाँ कैसे लिखेंगे, -9/8 को कैसे लिख दूं, 1 + 1/8। आंसर ये भी है, 2 to the power -1। ठीक है, -1/8, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 to the power -1 into 2 to the power -1/8, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a + b, ये a है और ये b है, तो 2 to the power a + b को क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power a into 2 to the power b। अब ये क्या है, 1/2। ठीक है, और ये क्या हो गया, 2 to the power -1/8। ऐसे भी पीछे आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब बेस जितना छोटा कर सको उतना छोटा करना है, और पूरा आंसर हमें a to the power n की फॉर्मेट में देना है, मतलब एक बेस होना चाहिए और एक पावर होना चाहिए। तो ये हमने सर्ट्स पर कुछ क्वेश्चंस किए, सिंप्लीफिकेशन, इवेंट, मतलब सर्ट्स के क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिलेंगे। आई होप कि आप
वो समझ में आया होगा। अब आपको ना कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ। सम इंपॉर्टेंट नोट्स। फर्स्ट, ये आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है। तो पहला नोट ये है, रिमेंबर स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स ऑफ some numbers, of these numbers, या इसको ऐसे लिख सकते हो, रिमेंबर these square and cube roots। ये बहुत यूजफुल है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, 4 की पावर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो जैसे कि अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, इसका मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू पी टू द पावर एक्स का स्क्वायर पी है, तो पी का स्क्वायर रूट 2 है। सर्च में आप क्या सीखे थे, ये भी चीज याद रखना, ए टू द पावर एन अगर बी है ना, इसका मतलब है ए इक्वल्स टू बी टू द पावर। अगर कहीं लिखा है 3 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 5, दैट मींस 3 इज सॉरी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। फिर क्यूब रूट की बात करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1 1, क्यूब रूट ऑफ 8 2, क्योंकि 2 का जो क्यूब है ये 8 टू द पावर 1/3 क्या होता है, 2, ये आपको याद रखना है। या फिर ये याद रखना है कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा, या क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होगा, ठीक है। ऐसे ही 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का क्यूब रूट 4, मतलब 64 टू द पावर 1/3 कितना होगा, 4 होगा। ये आपको याद रखना है कि कुछ स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स आपको याद रखने हैं। वीडियो को पॉज करके देख लेना। वैसे बच्चों को याद होते हैं, जिनको याद नहीं है वो उसको सीरियसली लेकर के याद करना, क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम पर ये चीजें याद आती हैं। जैसे मान लो कहीं पर याद है क्यूब रूट ऑफ 125 ए टू द पावर 6, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए कि इसको छोटे बेस में ले जाना है और प्राइम फैक्टराइज करना है। तो ये 5 का क्यूब है, 5 क्यूब ए टू द पावर 6 टू द पावर 1/3, अब क्या हो जाएगा 5 ए टू द पावर 6/3, दैट इज 5a स्क्वायर, सिंप्लीफाई हो गया। तो पहला नोट तो वो था। इंपॉर्टेंट नोट्स में सेकंड नोट ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ n इज, ये स्क्वायर रूट की बात करें, n इज अ नेचुरल नंबर इफ n इज अ, इंपॉर्टेंट नोट है लेकिन आसान है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन स्क्वायर रूट को डिस्कस करते हैं। स्क्वायर रूट ये आपका रैशनल होगा कब, अगर n परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि n अगर a स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी न किसी इंटीजर का स्क्वायर है, तो कैपिटल N अगर 4 है 9 है 16 है 25 है, तो n a स्क्वायर हो जाएगा, रूट n क्या हो जाएगा, a इंटीजर, और एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो ये तो क्या बन गया, रैशनल। और इरेशनल कब हो जाएगा, रूट n इरेशनल हो जाएगा जब n इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि n को फिर हम a स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे, और जब यहाँ a स्क्वायर नहीं आएगा तो रूट, इसका मतलब रैशनल, रूट 4 रैशनल है, इसका मतलब रूट 16 रैशनल है, रूट 9 रैशनल है, रूट ओवर 81 रैशनल है, सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, रूट 7 इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। 11 है, रूट 13 है, इवन रूट ओवर 2.1 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, ठीक है। वैसे तो हम लोग रूट ओवर n की बात कर रहे थे, ऐसे ही सिमिलरली ये तो किसके लिए देगा, स्क्वायर रूट ऑफ n के लिए। अगला है, इसी नोट में अगर n एक नेचुरल नंबर है तो क्यूब रूट ऑफ n,
क्यूब रूट है। इसको दो तरीके से समझते हैं। इफ n इज परफेक्ट क्यूब, अब अगर n परफेक्ट क्यूब है तो n को हम परफेक्ट क्यूब एक इंटीजर, परफेक्ट क्यूब इंटीजर है, लाइक 8, लाइक 27, तो हम n को कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब। और अगर n को a क्यूब लिख सकते हैं तो a क्यूब का क्यूब रूट a हो जाएगा। इसका मतलब क्यूब रूट हट जाएगा तो वो रैशनल में चला जाएगा। तो n अगर परफेक्ट क्यूब है तो n a क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ n विल बी एन इंटीजर। इसका मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्यूब रूट ऑफ n क्या हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन अगर n इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इफ n इज नॉट परफेक्ट क्यूब, तो n को a टू द पावर 3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ n विल बिकम इररेशनल, क्योंकि जब ये a क्यूब में नहीं जाएगा तो ये सर्ड भी नहीं हटेगी, और नहीं हटेगी तो सर्ड इररेशनल, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, रैशनल क्या होता है, जिसको a बाई b की फॉर्म में लिखा जा सके। तो अगर ये सर्ड अगर हट जाए 1/3, तो 1/3 कब हटेगा, जब अंदर a क्यूब हो। जैसे a क्यूब टू द पावर 1/3 a आया, इट मींस इट इज रैशनल। व्हाई, बिकॉज़ इंटीजर बाय 1, जो रैशनल की फॉर्म में चला जाएगा। और अगर सर्ड नहीं हटेगा तो हम उसको p बाय q यानी इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट्स व्हाई इट विल बी इररेशनल। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 8 रैशनल है क्योंकि इट इज इक्वल टू 2 और 2 रैशनल है, 2/1। क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 1 किसका क्यूब रूट है, 1 का। क्यूब रूट ऑफ -27, या आप इसको इवैल्यूएट करने का -27 को क्या लिख सकता हूं, -3 टू द पावर 3, ये क्या है -3, और -3 इज अ रैशनल, -3 को क्या लिख सकता हूं, -3/1, इंटीजर बाय इंटीजर। लेकिन वहीं अगर इररेशनल की बात करूं तो 21 का क्यूब रूट, 21 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, तो ये क्या होगा, इररेशनल होगा, क्योंकि सर्ड को हटा नहीं सकता, और सर्ड हटेगा नहीं तो p बाई q की फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, तो ये क्या हो गया, इररेशनल हो गया। फिर क्यूब रूट ऑफ 5 क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। ऐसे आप आगे भी समझ सकते हो कि फोर्थ रूट ऑफ ऐसा नंबर जो किसी इंटीजर की पावर 4 ना हो, यानी फोर्थ रूट के अंदर में ऐसा नंबर जो किसी इंटीजर की पावर 4 ना हो, तो वो कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, इररेशनल। लेकिन अगर फोर्थ रूट ऑफ ऐसा नंबर जो किसी इंटीजर की पावर 4 है तो फिर वो रैशनल बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अभी जो हमने डिस्कस किया ना नोट्स में, डिस्टिंग्विश फॉलोइंग नंबर्स, distinguish following numbers as rational or irrational, rational and irrational। मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, आपको रैशनल और इररेशनल करके उनको कमेंट करना। तो √2, √7, 1.23 का भाग 7.8269, 8.2323, सॉरी 8.424242, 1.0100100012 एंड सो ऑन। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इररेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इररेशनल। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट मींस इट इज रैशनल। आपने खुद ने बदला था इसको। ये क्या, टर्मिनेटिंग, इट इज रैशनल। टर्मिनेटिंग है तो सीधा डेसिमल हटा करके नीचे 10,000 लिख देंगे। फिर ये 8.424242, ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट इज अगेन रैशनल। ये क्या है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग पे नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया, इररेशनल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
अब इसके बाद में हम लोग ये हमने अभी सर्ट्स को समझा। इसके बाद में हम लोग हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अलजेब्रा ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इसको समझते हैं। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। रूट ए प्लस माइनस रूट बी, अलजेब्रा मतलब इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सर इर्रेशनल नंबर्स के साथ में हम लोग कैसे मैथमेटिक्स को हैंडल करेंगे? कुल मिलाकर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इर्रेशनल नंबर्स की कुछ पावर्स को कैसे हैंडल करना है। तो रूट ए प्लस माइनस रूट बी, नो फॉर्मूला फॉर इट इज इक्वल टू नो फॉर्मूला। ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी है कि रूट टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू फाइव, रूट फाइव। महान बेवकूफी। ऐसे तो आप रूट ओवर टू बिना मेहनत के निकालोगे, रूट ओवर टू को रूट ओवर वन प्लस वन लिख दोगे, तो रूट ओवर वन क्या हो गया, वन प्लस वन इक्वल्स टू टू, रूट टू इक्वल्स टू क्या ले आया। तो ऐसे बेवकूफी आपको नहीं करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कई ऐसे नमूने मुझे 9th क्लास में मिलते हैं कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर की रूट इसको भी मिला, इसको भी मिला, तो पावर से पावर कट जाएगा, ए प्लस बी। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो फिर उसका स्क्वायर रूट हो, तब तो ए प्लस बी आएगा। अगर इसका रूट ये है तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका स्क्वायर रूट ये है, इसका स्क्वायर रूट ये थोड़ी ना है। तो कभी भी स्क्वायर रूट को प्लस या माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। यानी मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ कि रूट ओवर ए प्लस माइनस रूट ओवर बी इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ए प्लस माइनस। कोई फॉर्मूला नहीं है इनके लिए, इवेल्युएट ही करना पड़ता है। सेकंड, लेकिन अगर रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी हो तब आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे। यानी रूट ओवर 6 को रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 3 लिख सकता हूँ, तो रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर 2 को रूट ओवर 10 लिख सकता हूँ। ठीक है। सिमिलरली रूट ओवर a बाय b को व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट रूट ओवर a अपॉन रूट ओवर b, और वैसा वैसा भी आपको याद रखना है। अब ये आपने स्क्वायर रूट के लिए पढ़ा, तो यही सेम क्यूब रूट के लिए अगर ये एंड लगा दूं, ठीक है, वही सब क्यूब रूट के लिए, फोर्थ रूट के लिए, फिफ्थ रूट के लिए, सबके लिए ये वैलिड है। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3। यानी ऐसे क्वेश्चन सब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या हो जाएगा, 5a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 25 माइनस 3 इट इज 20। सेकेंड क्वेश्चन है इवेल्युएट 2 रूट 2 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2। इसको इवेल्युएट करना है, करते हैं। 2 रूट 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 3 6 रूट 2। फिर 2 रूट 2 इंटू रूट 2 तो माइनस का, 2 रूट 2 इंटू रूट 2 तो कितना हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 2 जा 4 माइनस का, 1 इंटू 3 प्लस 3, 1 इंटू रूट 2 तो माइनस कितना हो गया, 6 रूट 2 माइनस रूट 2, 6 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो 5 रूट 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2। ये तरीके से इवेल्युएट हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एनसीईआरटी का होमवर्क भी दूंगा, मैं आपको कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी दूंगा, मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको उनको अच्छे से सॉल्व करना है। और एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा होने को ही है, अभी 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 था उसको भी अच्छे से पढ़ना है। पढ़ करके अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है या कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर 9893783828 पर आपको अपना डाउट बताना है। 4-5 दिन में ये वीडियो देखने के बाद में 4-5 दिन में आपको चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको घर से ही देना है। तो जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको यूजर आईडी पासवर्ड कोचिंग की तरफ से मैसेज आ जाएगा, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो
कोचिंग के नंबर 9630588100 या आप गूगल पे कोरकिड में सर्च करोगे, विल गेट द कॉन्टैक्ट नंबर। आप फोन करके पूछ सकते हैं कि मैं भी टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो ये सबके लिए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्टर्ड बच्चों को तो टेस्ट देना ही है, तो जो बाहर के बच्चे हैं वो भी टेस्ट दे सकते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि बच्चों अभी जब तक कोरोना है तब तक ओपन टू ऑल है, अब टेस्ट दो। लेकिन हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 150 मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ है ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए। तो अगर 150 की स्ट्रेंथ को बच्चे क्रॉस करते हैं देन वी विल फाइंड सम अनदर वे, बट अभी आप जब तक 150 ना हो तब तक आप सभी टेस्ट को दे सकते हैं। बट बिफोर द टेस्ट इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छा करना है। अपने डाउट्स आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन रिजॉल्व दोज डाउट्स। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चंस उसमें होंगे मैथ्स के। 1 घंटा आपका टाइम रहेगा। टेस्ट का पूरा शेड्यूल आपको फर्दर बता दिया जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमें अलजेब्रा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद में आता है रैशनलाइजेशन। ये होता क्या है? देखो इसमें एक वर्ड है रैशनल, जैसे सिविलाइजेशन होता है, जैसे ग्लोबलाइजेशन होता है, ऐसे रैशनलाइजेशन यानी किसी चीज को रैशनल बनाना। तो रैशनल कैसे बनाते हैं? तो इसका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, टू मेक एन इर्रेशनल एज रैशनल इनटू रैशनल, टू मेक एन इर्रेशनल इनटू रैशनल। अब एक नंबर को आप बदल रहे हो, क्योंकि इर्रेशनल नंबर रैशनल तो हो नहीं सकता। एवरी इर्रेशनल कैन नॉट बी, मतलब रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही अलग अलग नंबर है ना। लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 1/√2, तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/√2, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करूंगा, नंबर यही रहेगा एंड तक। मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा √2 और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 2। तो देखो ये क्या हुआ, ये पहले डिनोमिनेटर इर्रेशनल था, अब यहां डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। जबकि नंबर चेंज नहीं हुआ है, रैशनलाइजेशन। ये और ये नंबर सेम है। देखो 2 को √2 into √2 लिखो, √2 से √2 बेटा 1/√2, ठीक है। तो इसी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाना ही कहलाता है रैशनलाइजेशन। अब जैसे मान लीजिए ये तो √2 को रैशनलाइज किया, अगर मान लीजिए मुझे इसको रैशनलाइज करना हो तो क्या करेंगे, ये क्या है a माइनस बी, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/√2 - 1 इंटू √2 + 1 अपॉन √2 + 1। तो बेसिकली आपने नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, दिस इज 1, a बाई a 1। लेकिन होगा क्या देखना, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे दोनों, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1, ऊपर √2 + 1, इट इज √2 + 1, यानी 1/√2 - 1 इज इक्वल टू √2 + 1। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। और ये जो है इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग, मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर, यानी कि किसी इर्रेशनल को जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद में वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मान लो इवेल्युएट या फाइंड वैल्यू ऑफ 1/√2 इनटू डेसिमल। ये क्वेश्चन हमें करना है। अब कोई बच्चा खुश होकर के बोले कि सर अरे तो बहुत सिंपल है, 1/√2 की वैल्यू इवेल्युएट करनी है ना, तो 1/√2 की वैल्यू थी 1.414 अप्रोक्सीमेटली। हम एग्जैक्ट तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो √2 की वैल्यू 1.414 लेकर के हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 को इससे डिवाइड करना, देखो कितना टेढ़ा काम है। यानी कि अगर आप ऐसे करते हो
तो ये इक्वल टू मान लो आप, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि रूट टू को क्या कंसीडर करना है 1.41, क्योंकि रूट टू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होता है, लेकिन रूट टू की वैल्यू जिस तरीके से पाई की वैल्यू को हम लोग 22/7 मान करके चलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो 22/7 थोड़ी ना होता है, पाई की वैल्यू 3.14 आगे चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1000 ऊपर 3 जीरो नीचे। अब आप सोचो 1000 को डिवाइड करना है किससे 1414 से। अब एक तो ये तरीका, दूसरा मैं क्या करूं, मुझे 1/√2 को इवैल्यूएट करना है, तो 1/√2 को क्या लिख सकता हूं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, ऊपर √2 नीचे 2, √2 को लिखा 1.414 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो डिवाइड करना कितना आसान है। तो ये फायदा होता है रैशनलाइजेशन का। तो रैशनलाइजेशन की जरूरत आपको कब पड़ेगी, जब आप इरेशनल नंबर्स की मैथमेटिक्स को डील कर रहे होंगे, तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए रैशनलाइजेशन काम आता है। आई रिपीट कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए, डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल करने के लिए रैशनलाइजेशन काम आता है। अब जब इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 0 1 4 7 फिर 1 0.707। ठीक है, जैसे एक मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, फाइंड वैल्यू ऑफ √3 in decimal, sorry 1/√3 in decimal, consider √3 is equal to 1.73। ठीक है, टाइम मेंशन करके √3 इज 1/√3 का आंसर सॉरी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। √3 को 1.732 कंसीडर करना। जैसे क्वेश्चन है 1/2 - √3 is equal to x/1, फाइंड। देखो यही नंबर x/1 में बदल जा रहा है, डिनोमिनेटर 1 बन जा रहा है, रैशनल बन जा रहा है, तो ये कैसे हुआ, जबकि इसके इक्वल भी रहेगा। तो देखो इसके पीछे का फंडा सुनो, यहां पर हम इस नंबर के पीछे पड़े हुए हैं, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 1/2 - √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर नीचे 2 + √3 और 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स 2 + √3 अपॉन 4 - 3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2 + √3/1। तो ये x की जगह कौन आ गया 2 + √3, यानी x is equal to 2 + कुल मिलाकर के रैशनलाइजेशन मतलब सर डिनोमिनेटर को सॉल्व करना या डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन के थ्रू रैशनल बनाना, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसे अगला क्वेश्चन है इफ x is equal to √2 - 1, find x² + 1/x। एक बार वीडियो पॉज करके इमेजिन करो कि इसमें आपको मेहनत लग रही है या नहीं लग रही है। जो बोलते हैं नहीं लग रही है, बहुत अच्छी बात है, दे आर गेटिंग द पॉइंट। जिनको लगता है कि सर मेहनत लग रही है, तो इधर देखो इसका स्क्वायर करना तो मेरे समझ में आता है, लेकिन जब मुझे x² + 1/x² निकालना होगा तो x की वैल्यू क्या है √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो मैं कर लूंगा, लेकिन नीचे √2 - 1 का होल स्क्वायर करूंगा, फिर 1 फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान से समझो, आपको करना क्या है कि x तो आपको पता है 1/x को पहले निकाल लो, तो 1/x क्या होगा 1/√2 - 1 होगा। अब इस 1/x को हमें इस लायक बनाना है कि डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाए। जब इस नंबर का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इन दोनों को ऐड करना आसान हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 1/√2 - 1 ऊपर नीचे √2 + 1, √2 + 1 से इंटू किया, व्हाट डू आई गेट, नीचे तो हो गया 1, ऊपर आ गया √2 + 1। इसका मतलब x तो √2 - 1 है और 1/x ये है। तो नाउ आई कैन फाइंड x² + 1/x²। व्हाट इज x? x is √2 - 1 whole square. What is 1/x? 1/x is √2 + 1 whole square.
नाउ इट्स क्वाइट सिंपल, यानी डिनोमिनेटर की झंझट ही खत्म हो गई। नाउ वी आर टेंशन फ्री फ्रॉम द irrational denominator. So on squaring a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, a plus b whole square, a square plus 1 का square plus 2ab, ये कैंसिल हो गया, क्या आया 3 plus 3 which is equal to 6। इसको करने की एक और ट्रिक है, एक तरीका तो मैंने आपको बताया, एक तरीका और है कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये जो बच्चे समझ रहे हैं उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है। x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, देखो चेक कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो प्लस 2 यानी माइनस 2 कर दो, ठीक है। ये जब मैं पॉलिनोमियल आपको पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तब ये चीज आएगी, तो मैं आपको बहुत अच्छे से वहां समझाऊंगा। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो अब आप ना ये भी निकाल सकते थे, तो x क्या है, x है √2 माइनस 1 और 1 बाई एक्स क्या है √2 प्लस 1, 1 बाई एक्स √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस 1 से प्लस 1 गया 2√2, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 which is equal to 6। ऐसे भी आप लोग कर सकते थे। तो अब आपको रैशनलाइजेशन समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ 3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 माइनस 2 √2 इज इक्वल टू a प्लस b √2, फाइंड a एंड b। अब यहां जो बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस नंबर को इससे डिवाइड तो आप कर नहीं सकते, लेकिन सोचो अगर ये नंबर रैशनल बन जाएगा तो डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर है उसके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। हाउ कैन आई डू दिस, 3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 माइनस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 3 प्लस 2 √2। तो नंबर का कुछ नहीं बिगड़ा, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 1, सो डिनोमिनेटर बिकम्स 3 स्क्वायर माइनस 2 √2 स्क्वायर, 2 √2 स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर √2 स्क्वायर, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर, यानी ये नंबर, ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर सेम है, यानी ये नंबर किसके इक्वल आ गया, ये आ गया, नीचे तो 1 है 9 माइनस 8, 3 प्लस 2 √2 होल स्क्वायर के बराबर आ गया। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर 8, 2 √2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, क्योंकि a इंटू b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अब 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 8 16 17 प्लस 6 2 जा 12 रूट, ये इसको किसके बराबर बता रहा है, a प्लस b √2 के बराबर बता रहा है। a कितना हो गया 17 और b कितना हो गया, ये आंसर हो गया। तो बच्चों ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मैं इसी वीडियो के साथ में अटैच करके दूंगा। 2-3 जगह आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स मिलेंगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मिलेगी, कौन कौन सी करनी है। तो दिस चैप्टर इज फाइनली ओवर। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा। चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, होमवर्क आपको घर पे सॉल्व करना है, जहां पर डाउट आए आप मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में कि एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये अगर आपके डाउट्स ज्यादा हो जाएंगे तो सारे डाउट्स को इकट्ठा करके एक वीडियो बना लूंगा, ठीक है। वो मेरी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में या कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर 9893783828 पर भेज सकते हैं। और टेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, दिस इज थ्योरेटिकली द चैप्टर इज फाइनली ओवर। अब आपके डाउट्स कितने हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि आप इस चैप्टर को समझ करके एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज करें। मैं एक बार ऑर्डर बता देता हूं आपको, होमवर्क कैसे करना है। आप जब इस वीडियो को देखोगे, ये वीडियो वही देखे जिसने पार्ट 1 देख लिया है या जिसको पार्ट 1 का कंटेंट अच्छे से आता है। फिर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को करना है,
एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दिया है, क्योंकि पार्ट 1 में भी मैंने कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको दी थी, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। फिर इसके साथ अटैच्ड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शीट होगी इस वीडियो के साथ में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक्सरसाइज मिल जाएगी और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी उसमें होंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के। तो जो अच्छे बच्चे हैं वही ऑब्जेक्टिव लेवल की एक्सरसाइज करें, बाकी करना चाहे तो करें, मतलब परेशान ना हो। वैसे भी आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करें, लेकिन कब, जब एनसीईआरटी पूरी हो जाए। तो मैं नटशेल में बता देता हूँ, वीडियो को अच्छे से देखना है, उसके बाद में इसकी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज बची हुई है पार्ट 1 में जो एक्सरसाइज दी थी, उसके अलावा जो एक्सरसाइज अब पार्ट 2 में मिलेंगी, वो बची हुई एक्सरसाइजेस को पूरा करना है। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक शीट यानी कुछ पेजेस आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। उन पेजेस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पूरे होमवर्क में आपको जहां पर भी डाउट हो, उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। अगर वीडियो में डाउट है तो वीडियो का टाइम मेंशन कर दें। अगर आपको एनसीईआरटी का डाउट है तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें। अगर आपको जो पेजेस मैंने भेजे हैं उसमें जहां पर आपको डाउट है उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें। तो बाय एवरीवन, और घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। दिस इज ओनली द सॉल्यूशन टू फाइट द कोरोना। स्टूडेंट को यही करना चाहिए। कहाँ तक टाइम पास करोगे, बैठे बैठे बोर हो जाओगे, टीवी भी कहाँ तक देखोगे। और आप जो भी करो बच्चों, प्रोडक्टिव करो। एक आपकी जो हॉबी है उसको भी आप टाइम दो। जैसे किसी की हॉबी अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग उसको करना चाहिए घर में आधा घंटा करीब, क्योंकि प्रोडक्टिव काम करो। ठीक है, तो फाइनली मैं चैप्टर को खत्म करता हूँ और इस वीडियो को भी खत्म करता हूँ। बाय।